अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न पाकिस्तान। उम्मीद है आप तमाम लोग खरीद से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन का जो स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट होना है उसके बारे में। आप तमाम लोग जानते हैं कि उस टेस्ट के अंदर जो सिलेबस है उसमें जनरल इंटेलिजेंस के पोर्शन में FIA एक्ट 1974 इंक्लूडेड है और कमोबेश इसमें से 15 से 16 क्वेश्चंस आने हैं। तो ये एक्ट किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ FIA एक्ट 1974 का जो बेयर एक्ट है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि जब भी आप एग्जाम में अपेयर हों तो आप जो है वो इसमें से मैक्सिमम स्कोर कर सकें। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने इसको डिस्कस किया है कि आउट ऑफ 100 अगर आप 85 को टच करते हैं, 85 से ज़्यादा स्कोर करते हैं, तब आपके चांसेस बनते हैं कि आप जो है वो शॉर्टलिस्ट होंगे डिस्क्रिप्टिव लेवल के टेस्ट के लिए। तो बहुत ज़्यादा तादाद में कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और अगर आप अपने आप को स्टैंड आउट करना चाहते हैं, अपने आप को उस कंपटीशन में जो है वो आप चाहते हैं कि आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट हों, तो ये सेक्शन आपके लिए क्रूशल है। वो क्रूशल क्यों है? क्योंकि बाकी सारे सेक्शंस इंग्लिश, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, ये सेक्शंस अनसर्टेन है। हमें नहीं पता कि किस लेवल के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। दो कि हम रिसर्च से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या होगा और नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, लेकिन हमारे पास FIA एक्ट 1974 एक छोटे से बेयर एक्ट की सूरत में, एक चैप्टर की सूरत में मौजूद है और अगर हम उसके टेक्स्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आउट ऑफ 16 या 15 हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो मैं उसी स्ट्रेटजी को जो है वो लेके चल रहा हूँ और मैंने ये चीज़ यूट्यूब पर ऑब्जर्व की है कि किसी भी जो है वो चैनल पर स्पेसिफिकली बेयर एक्ट नहीं पढ़ाया गया। तो सबसे पहले हम बेयर एक्ट को पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाले हैं फिर इससे उन लेक्चर्स में मैं बेसिकली आपके साथ FIA एक्ट 1974 से जो MCQs बन सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि इस सेक्शन को हम कंप्लीटली प्रिपेयर कर लें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम जो है वो स्क्रीन पर चलते हैं और आप यहां पर देख सकते हैं FIA एक्ट 1974। अब पहले इसके नाम पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। FIA स्टैंड्स फॉर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और 1974 इसके साथ इस वजह से लिखा गया है कि ये 1974 में पास हुआ है। कोई भी कानून जिस साल में नेशनल असेंबली या किसी प्रोविंशियल असेंबली से पास होता है तो उसके साथ वो साल लिख दिया जाता है जिस साल वो पास होता है। तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 में पास हुआ है, जबकि ये लागू या गैजेट में पब्लिश जो है वो 1975 में हुआ है। तो ऑल्सो कार्ड जब पूछा जाए तो हम 1975 के ऑप्शन को लगाएंगे, लेकिन हमारे जहन में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इस एक्ट का नाम ही फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 है। इसके नाम पर डिस्कस करने से पहले बाद हम जो है वो प्रीएम्बल की तरफ जाते हैं। अब जब भी कोई कानून आप स्टार्ट करते हैं, लॉ पढ़ने से, उसका बेयर एक्ट पढ़ने से पहले आपको प्रीएम्बल दिया जाता है। प्रीएम्बल में बताया जाता है कि इस कानून के नफाज का पर्पस क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो हम प्रीएम्बल को जनरली रीड कर लेते हैं। मैं इसका क्रक्स आपको बता देता हूं कि इसको नाफिज करने का जो प्राइमरी पर्पस है वो ये कि फेडरल गवर्नमेंट से कोई भी मैटर कंसर्न कर रहा हो और कोई भी ऐसा जो ऑफेंस हो जिसकी जो बेसिकली कनेक्टेड हो फेडरल गवर्नमेंट से या उसके मैटर्स के साथ, तो उसके लिए जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई है और इस एक्ट का पर्पस ये है कि उसको रेगुलेट करने के लिए हमें रूल्स और रेगुलेशंस दिए जाएं। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अब जब हमने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनानी है तो उसके लिए हम FIA एक्ट पास कर रहे हैं फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और इसका पर्पस है इन्वेस्टिगेट करना ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज, सर्टेन स्पेसिफाइड ऑफेंसेज। अब ये ऑफेंसेज कौन से हैं कि जो स्केड्यूल 1 में दिए गए हैं। तो स्केड्यूल 1 में दिए गए जो ऑफेंसेज हैं उनसे रिलेटेड जब हमने इन्वेस्टिगेट करना हो तब हम जो है वो FIA उस पर्पस के लिए FIA बनाई जा रही है और उसको रेगुलेट करने के लिए FIA एक्ट 1974 आ रहा है। तो इसका प्रीएम्बल बेसिकली हमसे ये कहता है। उसके बाद आप जो है वो सेक्शन 1 की तरफ हम चलते हैं। अब आप एक चीज़ जहन में रखें कि किसी भी कानून का जो सेक्शन 1 होता है वो हमें उस कानून के नाम के बारे में, उस कानून की जो जुरिस्डिक्शन है यानी कि कहाँ कहाँ पर उसकी एप्लीकेबिलिटी है उसके बारे में और वो कब से उसका नफाज हुआ है उसके बारे में बताता है। जबकि किसी भी कानून का सेक्शन नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 2 हमें डेफिनेशंस के बारे में बताता है कि इस एक्ट के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं उनके बारे में हमें इलाबोरेट कर दिया जाता है। जिस तरह से कि अगर FIA एक्ट में एजेंसी का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो एजेंसी का मतलब क्या है, इस तरह से वो बेसिकली एक डिक्शनरी टाइप होता है जो हमें डेफिनेशंस दे देता है। अब स्पेसिफिकली अगर हम FIA एक्ट की बात करें तो FIA एक्ट में कुल हमारे पास जो है वो
10 सेक्शंस हैं और 10 सेक्शंस में हमारे पास, अब हमने देख लिया पहला सेक्शन शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, नाम वगैरह से रिलेटेड है, दूसरा डेफिनेशन से रिलेटेड है, और 10वां जो है, 10वां बेसिकली रिपील से रिलेटेड है कि FIA एक्ट आने के बाद कौन कौन से कानून जो है वो ख़त्म हो गए, कौन कौन सी प्रोविजंस ख़त्म हो गई। तो इसके अलावा हमारे पास बचते हैं जी 7 सेक्शंस, और अगर आप इसमें से मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं तो हर सेक्शन का टाइटल आपको ज़बानी याद होना चाहिए। टाइटल से मुराद है कि ये हेडिंग, ये वाली हेडिंग, ठीक है, ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए। अब हम सेक्शन 1 को एक बार रीड कर लेते हैं। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। अब इस एक्ट का नाम है, ठीक है, ये शॉर्ट टाइटल हो गया। उसके बाद हम एक्सटेंड को देखते हैं। इट एक्सटेंड्स, इसका ये बेसिकली कहाँ तक जो है वो एक्सटेंड करता है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान, ये टेरिटोरियली पूरे पाकिस्तान पर जो है वो इसका नफाज होता है। एंड अप्लाइज टू सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तमाम के तमाम पाकिस्तान के शहरियों पर इसकी एप्लीकेशन है। उसके बाद तीसरे नंबर पर पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, तमाम के तमाम पब्लिक सर्वेंट्स। अब आगे एक और बात का इजाफा कर रहा है, वो कहता है कि ये सिटीजन्स और ये पब्लिक सर्वेंट्स चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी हो, इन पर FIA एक्ट 1974 का नफाज होता है। ये एक्सटेंड हो गई जी। और तीसरी चीज़ कमेंसमेंट। तो कमेंस कब हुआ है कि ये एक साथ लागू हुआ है, यानी कि अगर इसकी जो नफाज की डेट है वो 13 जनवरी है, तो ये 13 जनवरी 1975 से नाफिज हो गया और एक वक्त में पूरा का पूरा एक्ट नाफिज हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं, अब दूसरा हमारा जो सेक्शन है वो डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो डेफिनेशंस में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैं वो आपको पढ़ा दूंगा। सबसे पहले डेफिनेशन एजेंसी की है। एजेंसी, अगर पूरे FIA एक्ट में कहीं पर एजेंसी का जो है वो लफ्ज़ यूज़ होगा तो उसका मतलब होगा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है अंडर आर्टिकल 3 या सेक्शन 3 ऑफ FIA एक्ट। अब ये आपका 2021 का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपने इस अकॉर्डिंग इसको जो है वो ध्यान से पढ़ना है कि एक बार अच्छे तरीके से आप मेरे साथ इस एक्ट की रीडिंग कर लेंगे तो 15 में से 15 स्कोर आपका कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, अब पूरे एक्ट में अगर कोड का लफ्ज आएगा तो कोड का मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, यानी कि CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। अब क्योंकि आपका, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आपका जो ताल्लुक है वो कानून के शोबे से नहीं है, इस वजह से मैं बेसिक लेवल पे चीज़ें पढ़ा रहा हूं। डायरेक्टर जनरल पूरे एक्ट में अगर कहीं पर यूज़ होगा तो डायरेक्टर जनरल FIA या डायरेक्टर जनरल ऑफ एजेंसी के लिए वो यूज़ होगा। इसी तरह प्रोविंशियल पुलिस के बारे में बताया गया है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब है, अब ये तीसरी डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है, 2 जो मैंने पढ़ाई है वो इंपॉर्टेंट, तीसरी ये वाली इंपॉर्टेंट। पब्लिक सर्वेंट का मतलब है कि वो तमाम के तमाम पब्लिक सर्वेंट्स जो जिनको इलाबोरेट किया गया सेक्शन 21 ऑफ PPC ताज़ा पाकिस्तान में वो, और उसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई कॉरपोरेशन, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई कॉरपोरेशन, उसके जो मुलाजमीन है और वो कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल की जा रही है या फेडरल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है, बनाई है, ठीक है। इसके बाद स्पेशल पुलिस की डेफिनेशन है, स्पेसिफाइड पर्सन की है और रूल्स की है। 3 डेफिनेशंस आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम सेक्शन 3 की तरफ जाते हैं। सेक्शन 3 अगेन इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 का जो टाइटल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी है, यानी कि अब इसमें हमें एजेंसी जो बनाई जा रही है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जा रहा है कि ये किन किन लोगों पर मुश्तमिल है। तो बताया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत जो है वो ये एजेंसी बनाएगी, इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी और इसका नाम होगा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। ये सीधा पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपने यही पढ़ना है इसमें से। और इसका जो पर्पज़ है, इस एजेंसी को बनाने का पर्पज़ है कि ये इंक्वायरी करेगी और इन्वेस्टिगेट करेगी किन चीज़ को, ऑफेंसेस जराइम को कहा जाता है, और वो जराइम कौन से हैं जो स्पेसिफाइड हैं, जिनके बारे में बता दिया गया है स्केड्यूल में। अब स्केड्यूल क्या होता है? स्केड्यूल हर एक्ट के बाद जो है वो एक मुकम्मल तफसील होती है, या तो उस एक्ट से रिलेटेड जो मज़ीद इजाफी इंफॉर्मेशन होती है वो में स्केड्यूल में दी जाती है। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि FIA जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से बनाई जाएगी और उसका जो पर्पज़ होगा वो इंक्वायरी करना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, किस चीज़ से रिलेटेड, जो स्केड्यूल में मेंशन्ड ऑफेंसेस हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ इजाफी बताई जाती है, आप इस चीज़ को देखें, ये इजाफी चीज़ बताई गई। इजाफी चीज़ क्या है कि ये एक तो उन मैटर्स का जो स्केड्यूल में मेंशन्ड है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और उससे रिलेटेड इंक्वायरी करेगी, लेकिन साथ साथ अगर उन ऑफेंसेस को कमिट करने के लिए कोई कॉन्स्पिरेसी करता है, साजिश करता है, या फिर उन ऑफेंसेस को कमिट करने के लिए कोई अबेटमेंट करता है, किसी को उकसाता है, तो ये उन ऑफेंसेस को भी डील करेगी, उनसे रिलेटेड भी इंक्वायरी वगैरह
वगैरह करेगी, ठीक है। और इसका जो दूसरा सब सेक्शन है, यानी कि इसको सेक्शन कहा जाता है और इसको सब सेक्शन कहा जाता है। दूसरे सब सेक्शन बताया जाता है कि एजेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल, इसका एक डायरेक्टर जनरल होगा, ठीक है। और ये इसकी पावर्स किसके इक्विवेलेंट होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। और ये अपॉइंट किया जाएगा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी। इसके अलावा और मेंबर्स भी फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी जितने उसको मुनासिब लगें, तो ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर हो गई, ठीक है। तो ये हमने सेक्शन 3 को डिस्कस कर लिया। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके साथ जो है वो FIA एक्ट के MCQs भी शेयर करूंगा कि किस तरह के MCQs बन सकते हैं, किस तरह के MCQs पहले पेपर्स में आ चुके हैं। खैर हम आगे चलते हैं और अब हमारा सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 में बताया गया है सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी को कैसे जो है वो हेड किया जाएगा, कौन हेड करेगा और बेसिकली इसको एडमिनिस्टर कैसे किया जाएगा। सो सुपरिटेंडेंस ऑफ एजेंसी शैल वेस्ट इन फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसकी सुपरिटेंडेंस करेगी और ये क्वेश्चन भी आपके स्क्रीनिंग टेस्ट 2021 में आया हुआ है। उसके बाद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी। अब एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? सुपरिटेंडेंस हमने देख लिया, यहाँ पर सुपरिटेंडेंस करेगी जी वफाकी हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन करेगा डायरेक्टर जनरल, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अगले पॉइंट में लिखा गया, अब ये जो सेक्शन 5 है ये मेरे हिसाब से इस एक्ट का सबसे बड़ा सेक्शन है और इसको मैंने कोशिश की है कि आसान अल्फाज में यहाँ पर लिख दूँ। उसके बाद पावर्स एंड प्रिविलेजेस की बात हो रही है कि जो एजेंसी के मेंबर्स हैं, डायरेक्टर जनरल के अलावा जो एजेंसी के मेंबर्स हैं उनकी जो पावर्स हैं और लायबिलिटीज़ क्या हैं। तो वो कहता है कि द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी इन पाकिस्तान विल हैव पावर्स, ड्यूटीज़, प्रिविलेजेस एंड लायबिलिटीज सिमिलर टू प्रोविंशियल पुलिस। यानी कि प्रोविंशियल पुलिस जो होगी, हमारे 4 सूबों की जो प्रोविंशियल पुलिस है उसके इक्वलेंट ही इनके पास जो है वो पावर्स होंगी, प्रिविलेजेस होंगी और इनकी ड्यूटीज़, इनकी लायबिलिटीज़ होंगी। दिस इंक्लूड्स द अथॉरिटी। अब इसके अंदर शामिल कर रहा है कि इस बेसिकली ड्यूटी लायबिलिटी में क्या क्या शामिल है। इसमें शामिल है जी इंक्वायरीज को कंडक्ट करना, इन्वेस्टिगेशन करना और उसके बाद जो है वो अरेस्ट वगैरह करना किसी भी जो है वो सस्पेक्ट को या फिर एक्यूज्ड को। उसके बाद किसी भी प्रॉपर्टी को सीज करना, ठीक है, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। अब ये उसके ताबे है, फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के ताबे ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद मेंबर ऑफ द एजेंसी हु इज एटलीस्ट अ सब इंस्पेक्टर कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ इंचार्ज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, 2021 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। FIA का जो सब इंस्पेक्टर है उसकी पावर इक्वलेंट है आपके ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अ मेंबर ऑफ द एजेंसी स्पेसिफिकली अ सब इंस्पेक्टर और हायर ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट इफ दे हैव कमिटेड और देयर इज अ रीजनेबल सस्पिशियस दैट दे हैव कमिटेड एनी ऑफ द ऑफेंसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 3(1) इन एडिशन टू द पावर ग्रांटेड इन सबसेक्शन 1 and 2। अब इसका क्रक्स क्या है? अब मज़े की बात है कि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि जो सब इंस्पेक्टर है जिसके पास ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की पावर्स हैं, वो पर्सन किसी भी पर्सन को जिस पर्सन से रिलेटेड उसको शक है कि ये किसी ऑफेंस में मुलविस है, जिसकी कॉग्निजेंस जिसका इख्तियार बेसिकली FIA के पास है, अगर ये किसी ऐसे ऑफेंस में मुलविस है, ये सब इंस्पेक्टर को शक पड़ता है, तो वो बग़ैर किसी वारंट के उस पर्सन को गिरफ्तार कर सकता है। ये पावर्स किसके पास हैं? सब इंस्पेक्टर ऑफ FIA के पास हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टू इनेबल द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ एन officer in charge of a police station. The term police station includes any place officially designated as such by the federal government. अब वो कहता है कि जो सब इंस्पेक्टर है जिसके पास ऑफिसर इंचार्ज की पावर्स हैं, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, तो ये जो वर्ड पुलिस स्टेशन है इसको डिफाइन और एलाबोरेट किया जाएगा वफाकी हुकूमत की तरफ से, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि इफ़ अ मेंबर ऑफ द एजेंसी कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन बिलीव्स दैट द प्रॉपर्टी अंडर इन्वेस्टिगेशन मे बी रिमूव्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, they can issue a written order to the owner or possessor of the property prohibiting its transfer without permission. अब इसका क्या मतलब हुआ? इस सब सेक्शन से मुराद है कि जब भी एक सब इंस्पेक्टर किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो समझता है कि ये जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है जिससे रिलेटेड मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, ये हो सकता है कि इसको बेच दे या इसको एलिनेट कर दे, इसको फर्दर किसी को ट्रांसफ़र कर दे ताकि ये बंदा जो है वो उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होकर भाग जाए। तो अब सब इंस्पेक्टर क्या कर सकता है कि एक ऑर्डर जारी कर सकता है और उस ऑर्डर में वो कह सकता है कि आप जो है इसको फर्दर सेल या फिर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ज़हन में रखिएगा। अब अगर कोई भी पर्सन जो है वो इस तरह के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता तो उसको 1 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कैद बामुशक्कत
या फाइन, और फाइन मतलब अगर स्पेशल कोर्ट्स जो FIA के हैं वो चाहें तो ऐसे ऑर्डर की जो बेसिकली जो बंदा उसको फॉलो नहीं करता उसको या तो 1 साल कैद बामुशक्कत दे सकते हैं या फिर उसको फाइन कर सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं, या फिर दोनों कर सकते हैं। ठीक है, ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 10 सेक्शन है इसके, टोटल 15 क्वेश्चन आने, तो डेफिनेटली बात है हर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उससे कोई ना कोई क्वेश्चन बना हुआ है। तो जो सेक्शन 5 ऑफ द FIA एक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, आपने उसको अच्छे तरीके से एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद 5A, अब ये 2002 की अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो एंटर किया गया। 5A में बताया गया है कि सर्टन ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी डीम्ड टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया हुआ है 2021 में। ठीक है, 2021 के स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया। अब वो कहता है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल है, यानी कि जिसकी पोस्ट के लिए आप स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं वो, जबकि जो डिप्टी डायरेक्टर लॉ है उनको ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के फंक्शंस एजेंसी के मैटर्स से रिलेटेड जो है वो परफॉर्म करेंगे। आपका 5A ये कहता है। उसके बाद 6, पावर टू अमेंड द स्केड्यूल। अब जो स्केड्यूल के बारे में हम तस्करा कर रहे हैं जिसमें वो ऑफेंसेस की लिस्ट है जिनकी कॉग्निजेंस FIA ले सकता है, उनको अमेंड कौन कर सकता है? तो डेफिनेटली बात है वफाकी हुकूमत करेगी, क्योंकि ये एक्ट ये पूरा का पूरा शो कर रहा है कि वफाकी हुकूमत के पास सारी की सारी पावर्स हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू उस स्केड्यूल को अमेंड कर सकती है। उसके बाद हम 7 की तरफ जाते हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। अब डायरेक्टर जनरल जो है वो अपने किसी ऑर्डर के थ्रू, ऑर्डर किस में होगा, रिटर्न में होगा, डायरेक्ट कर सकता है सारी की सारी पावर्स या चंद पावर्स किसी भी ऑफिसर को। ठीक है, और उसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन इम्पोज कर सकता है, कोई उससे रिलेटेड जो है वो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो ये पावर्स को जो डेलीगेट करना है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पावर्स कौन डेलीगेट कर सकता है, तो डायरेक्टर जनरल कर सकता है। और डायरेक्टर जनरल के जो इख्तियारात हैं वो IG पुलिस के इक्वलेंट होते हैं। उसके बाद हम सेक्शन 8 की तरफ जाते हैं, इंडेमनिटी। ठीक है, इंडेमनिटी इसमें बताया गया है, इसका क्रक्स मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई FIA का सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहा है और वो गुड फेथ में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसकी कोई बदनीयती शामिल नहीं है, वो गुड फेथ में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है किसी भी स्पेसिफिक इशू से रिलेटेड, तो आप उसके अगेंस्ट कोई मुकदमा, कल को आप बेकसूर साबित हो जाते हैं तो आप प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं कर सकते, उस बंदे के खिलाफ कोई केस इनिशिएट नहीं कर सकते, सब इंस्पेक्टर के खिलाफ या कोई भी और ऑफिसर था FIA का, कि इसने मेरे खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन क्यों की, या इसने जो है वो मुझे किसी भी इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन या इंक्वायरी का हिस्सा क्यों बनाया, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज़ से बेसिकली मुस्तस्ना हासिल है, इंडेमनिटी हासिल है FIA के जो FIA बेसिकली उसके तमाम के तमाम ऑफिसर्स जो उसके अंडर काम कर रहे हैं। उसके बाद 9, सेक्शन 9, पावर टू मेक रूल्स। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो रूल्स वगैरह है वो तमाम के तमाम बनाने की जो पावर है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, जिस तरह हम पहले देख चुके हैं कि अमेंडमेंट की पावर्स भी जो है वो इनके पास ही है। और उसके बाद ये किन किन चीज़ों से रिलेटेड रूल्स बना सकते हैं वो फर्दर इसके अंदर एलाबोरेट किया गया है, आप एक नज़र इसको देख लेंगे। ठीक है, हम उसके बाद हमारा आखिरी सेक्शन है रिपील। अब रिपील मैं यहाँ पर इस पूरे सेक्शन को यहाँ मेंशन नहीं किया, ये आखिरी 2 सेक्शंस आपने खुद भी पढ़ने की कोशिश करनी है और इसको फिर कमेंट सेक्शन में कोशिश करें कि एलाबोरेट करें। अब रिपील मैं जनरली आपको बता देता हूँ कि FIA एक्ट 1974 के आने के बाद या आने की वजह से कौन कौन सी प्रोविजंस ऑफ लॉ या एक्ट्स ऑफ लॉ उनको ख़त्म कर दिया गया है, उनको हम रिपील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा FIA एक्ट 1974 था। मैंने कोशिश की है कि जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हम उसको डीपली पूरा का पूरा पढ़ सकें, पूरा का पूरा पढ़ें, ताकि आप जो है वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकें और क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम FIA एक्ट 1974 से रिलेटेड जो MCQs आ सकते हैं या आ चुके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में जो है वो मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो या तो FIA के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो 1 पेपर एग्ज़ाम या जॉब से रिलेटेड है, तो ये चैनल उनको असिस्ट करेगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हमेशा आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान, अल्लाह हाफ़िज़।